बिपिन रावत के भाई ने बीजेपी का दामन थाम लिया। पूर्व सीडीएस बिपिन रावत के भाई रिटायर्ड कर्नल विजय रावत बीजेपी में शामिल हो गए। इससे पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की। मुझे बेहद खुशी है, विजय रावत जी आज भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु लखनऊ में चल रहे सैयद मोदी इंडिया इंटरनेशनल टूर्नामेंट के दूसरे दौर में पहुंच गईं। उन्होंने मुकाबले में तानिया हेमंत को 21-9, 21-9 से शिकस्त दी। 24 घंटों में कोरोना के 2,82,970 मामले सामने आए, जो कि एक दिन पहले आए इन मामलों से 19% ज्यादा हैं। साथ ही 24 घंटों में 441 लोगों की मौत की खबर भी आई। छत्तीसगढ़ के रायपुर में कर्ज नहीं चुकाने के आरोप पर राज्य सरकार की जमीन को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने जब्त कर लिया। बताया गया कि 2014 में रायपुर के विकास के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने बैंक से 300 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था, लेकिन जब सरकार लोन नहीं चुका पाई तो बैंक ने इसके एवज में करीब 2.5 हेक्टेयर जमीन और उस पर बनी इमारतों को अपने कब्जे में ले लिया। इस मामले के सामने आते ही पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह समेत बीजेपी के कुछ नेताओं ने छत्तीसगढ़ सरकार को निशाने पर ले लिया। नया रायपुर की भूमि को बैंक ने कब्जा कर लिया। 4 महीने की नोटिस में 317 करोड़ रुपए छत्तीसगढ़ की कांग्रेसी सरकार नहीं पटा पाई। लेकिन कांग्रेस ने भी बीजेपी के आरोपों पर पलटवार करने में देरी नहीं की। भारतीय जनता पार्टी ने अपने घर को बनाया और अपने रिश्तेदारों को और अपने घरों को भरने का प्रयास किया। नौसेना ने आईएनएस रणवीर में हुए धमाके की जांच के आदेश दे दिए। एक दिन पहले मुंबई में हुए इस हादसे में 3 नौसैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 11 जवान बुरी तरह घायल हो गए थे। और बताया गया कि जिस वक्त ये धमाका हुआ उस वक्त युद्धपोत में मेंटेनेंस का काम चल रहा था। तभी इसके एसी कंपार्टमेंट में गैस भरने के दौरान अचानक धमाका हो गया, जिसमें 3 नौसैनिक शहीद हो गए। एसी के गैस की रिफिलिंग हो रही थी, तभी ये घटना घटी है। तभी इस ब्लास्ट की वजह से 3 सेलर की मौत हो चुकी है, 11 सेलर पूरी से घायल है। शुरुआती जांच के बाद नौसेना ने इस हादसे के पीछे कोई साजिश होने से इनकार कर दिया, लेकिन आईएनएस रणवीर में हुए धमाके की असल वजह पता करने के लिए बोर्ड ऑफ इंक्वायरी का गठन कर दिया गया, क्योंकि 1986 में नौसेना में शामिल हुआ यह युद्धपोत रणनीतिक लिहाज से बेहद अहम है और ऑपरेशन के वक्त इस युद्धपोत पर 30 अधिकारी और 310 नौसैनिक तैनात रहते हैं। इसके साथ ही ये युद्धपोत कई मिसाइल और रॉकेट लॉन्चर जैसे खतरनाक हथियारों से भी लैस है। यही वजह रही कि मुंबई में मौजूद नौसेना के 3 अधिकारियों ने हादसे की तुरंत जांच शुरू कर दी, जबकि दिल्ली से नौसेना के 3 बड़े अधिकारी भी जांच में शामिल होने के लिए मुंबई रवाना हो गए। ये जांच टीम इस बात का पता लगाएगी कि धमाका तकनीकी कमी की वजह से हुआ या फिर मानवीय भूल थी। सौभाग्य की बात यह कि आईएनएस रणवीर नवंबर 2021 से क्रॉस कोस्ट अभियान पर तैनात था और जल्द ही अपने बेस पोर्ट पर लौटने वाला था। इसी दौरान उसमें धमाका हुआ। कांग्रेस छोड़ समाजवादी पार्टी का दामन थामने वाले इमरान मसूद का एक वीडियो बीजेपी नेता शलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट किया, जिसमें इमरान मुस्लिम समुदाय के लोगों से एकजुट होने की अपील करते दिखे। 17 सेकंड का यह वीडियो कब का है और किस जगह का है इसका पता नहीं चल पाया, लेकिन इस वीडियो के बहाने बीजेपी ने इमरान मसूद को निशाने पर ले लिया। दूसरों के पैर पकड़वा रहे, तुम मुसलमान सीधे हो जाओ, मेरे पे क्यों पैर पकड़वा रहे? सारे मेरे पकड़ते फिरेंगे, पैर पकड़वा दिए मेरा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि बीएसपी से 2 दिन पहले आए रामवीर उपाध्याय को बीजेपी सादाबाद सीट से टिकट देगी। उनके अलावा आगरा की पूर्व मेयर अंजुला माहौर हाथरस सीट से उम्मीदवार हो सकती है, जबकि सिकंदराबाद से मौजूदा विधायक वीरेंद्र राणा को ही एक बार फिर चुनाव मैदान में उतारा जा सकता है। यतेंद्र शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या पता चल रहा है? देखिए, बिल्कुल तीसरे फेज से और चौथे फेज को लेकर आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बीजेपी मुख्यालय में हुई थी। प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में, जिसमें से खबर यही आ रही है कि हाथरस की सीटों पर भी चर्चा हुई है और उसमें हाथरस से पूर्व मेयर, जो आगरा की पूर्व मेयर रही अंजुला माहौर, उनको हाथरस से टिकट दिया गया। वहीं रामवीर उपाध्याय जो बसपा में थे, बसपा में मंत्री भी रहे, वो उन्होंने कुछ दिन पहले ही बीजेपी ज्वाइन की। उनको एक बार फिर से सादाबाद विधानसभा, वहां पर सादाबाद से उनको अपना प्रत्याशी बीजेपी ने बनाया है। और जो सिकंदर राव, जो तीसरी सीट है जिले की, सिकंदर राव जो वीरेंद्र राणा सिटिंग एमएलए है, उनको इसमें बरकरार रखा गया। और अलीगढ़ शहर जो सिटिंग एमएलए है संजीव राजा, उनको किसी केस के चलते उनको टिकट न देकर उनकी पत्नी को टिकट दिया गया है। यानी कि ये अभी सीटें फाइनल की हैं। लगातार बीजेपी और भी कई सीटें फाइनल करने वाली है। शुक्रिया यतेंद्र आपका। दिल्ली के त्रिलोकपुरी इलाके में संदिग्ध बैग मिलने से हड़कंप मच गया, जिसके बाद जांच की गई तो पता चला कि इस बैग में कुछ नहीं था, लेकिन इसी महीने की 14 तारीख को गाजीपुर फूल मंडी से एक लावारिस बैग में बम बरामद हुआ था। और यही वजह रही कि त्रिलोकपुरी इलाके में मेट्रो पिलर के नजदीक 2 लावारिस बैग मिलने की खबर मिलते ही पुलिस एक्शन में आ गई। तुरंत बम निरोधक दस्ते के साथ डॉग स्क्वाड की टीम वहां पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस ने उस इलाके को चारों तरफ से घेर लिया और फिर उन बैग की जांच शुरू कर दी गई। लावारिस
बैग मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। फिलहाल पुलिस ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया है। तब तक ये खबर पूरे इलाके में आग की तरह फैल गई। आसपास के कई लोग वहां जुट गए। इस बीच जांच में पता चला कि उन बैग में ऐसा कुछ नहीं था जिससे नुकसान हो सके। लैपटॉप है और उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स है। इस बात की जानकारी जैसे ही इलाके के लोगों को हुई, उन्होंने राहत की सांस ली। सौभाग्य की एक बात है कि राजधानी में 26 जनवरी से पहले संदिग्ध बैग मिलने की ये दूसरी घटना है। गाजीपुर फूल मंडी मामले को ध्यान में रखकर पुलिस ने दिल्ली में चौकसी बढ़ा दी है ताकि किसी भी खतरे से निपटा जा सके। मौलाना तौकीर रजा ने आतंकी हमलों पर विवादास्पद बयान दे डाला। अपने भड़काऊ बयान से चर्चा में आए तौकीर रजा ने इस बार बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। आज भी जितने बम ब्लास्ट हुए हैं मुसलमानों को बदनाम करने के लिए किए गए हैं। आरएसएस ने और भारतीय जनता पार्टी ने साजिश रच के मुसलमानों के लिए, हिंदू समाज के दिलों में नफरत पैदा करने के लिए वो बम ब्लास्ट खुद किए। जैसे ही तौकीर रजा ने यह बयान दिया, बीजेपी भड़क गई और उसने न केवल तौकीर रजा पर बल्कि कांग्रेस नेताओं पर भी निशाना साधा। अब तौकीर रजा सोनिया गांधी और दिग्विजय सिंह के मन की बात करते हुए ही पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं। गोवा में शिवसेना और एनसीपी मिलकर चुनाव लड़ेंगी। महाराष्ट्र सरकार में सहयोगी शिवसेना और एनसीपी ने गोवा में भी मिलकर विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि वहां कांग्रेस ने इस गठबंधन से दूरी बना रखी है। कांग्रेस का दुर्भाग्य, इतना मैं कहूंगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिलाओं के डबल्स मुकाबले में सानिया मिर्जा अपनी जोड़ीदार के साथ हार कर बाहर हो गई, जबकि पुरुषों के डबल्स में रोहन बोपन्ना को भी फ्रांस के अपने जोड़ीदार के साथ हार का सामना करना पड़ा। महाराष्ट्र सरकार ने शिरडी साईं बाबा संस्थान ट्रस्ट के चेयरमैन आशुतोष अशोक राव काले को राज्य मंत्री का दर्जा दे दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा के सरकारी अस्पताल का दौरा किया और वहां मरीजों को मिल रही सुविधाओं की जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने अखिलेश यादव पर अपराधियों को टिकट देने का भी आरोप लगाया। समाजवादी पार्टी आज बैकफुट पर आ चुकी है अपनी पहली सूची के बाद। दिल्ली के सीमापुरी इलाके में एक महिला और उसके 4 बच्चों के शव मिले, जिससे वहां हड़कंप मच गया। वहां के लोगों ने तुरंत ही इसकी जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद कुछ पुलिस वाले घटना वाली जगह पर पहुंचे और उन्होंने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इस दौरान वहां काफी भीड़ जुट गई। बताया गया कि 2 दिन पहले एक परिवार एक कमरे के मकान में किराए पर रहने के लिए आया था। उस परिवार में 4 बच्चे भी थे। ऐसी आशंका जताई गई कि रात के वक्त अंगीठी जलाने से कमरे में धुआं भर गया और उन सभी लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। हालात देख के लगता है कि ये दम घुटने की वजह से। वहीं पुलिस ने इस मामले के सभी पहलुओं पर जांच शुरू कर दी। सौभाग्य की बात है कि जिस कमरे से शव बरामद हुए उससे एक चूल्हा भी जब्त किया गया। अंदेशा है कि हादसे से पहले वहां अलाव जलाया गया, जिससे पूरे कमरे में धुआं भर गया और उस कमरे में सो रहे बच्चे और उनकी मां भी इसकी चपेट में आ गई, जिससे उनकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस इससे जुड़े दूसरे पहलुओं की भी तफ्तीश में जुट गई है। बड़ी खबर आई भगोड़े शराब कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी। देश छोड़कर लंदन भागे विजय माल्या वहां बेघर हो सकते हैं। लंदन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा। कोर्ट ने उन्हें कर्ज न चुकाने के एक मामले में राहत देने से मना कर दिया और अब उनसे उनका बेहद आलीशान मकान छिन सकता है। माल्या ने स्विस बैंक यूबीएस से भारी भरकम लोन लिया था, जिसके बदले में उन्होंने लंदन का अपना मकान गिरवी रखवाया था, लेकिन वो कर्ज चुका नहीं पाए और अब वो बेघर हो सकते हैं। संदीप बोल इस पर और बता रहे हैं। संदीप, तो अब क्या होगा मकान का? जी किशोर, देखिए विजय माल्या को ये लगता था कि वो भारत से भागकर लंदन बस जाएंगे तो उनकी दिक्कतें खत्म हो जाएंगी, लेकिन अब वहाँ पे उनकी दिक्कतें लगातार बढ़ रही है। अब तो उनका जो आलीशान बंगला है, मकान है लंदन में, अब उनसे भी उनको बेदखल किया जाना है, क्योंकि अब अदालत की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि जो स्विस बैंक और उनकी कंपनी के बीच जो कानूनी विवाद था उसको लेकर जो है बंगला खाली करने के आदेश दिए गए थे। विजय माल्या ने जो है हाईकोर्ट में एक याचिका लगाई थी कि उनको जो है समय दिया जाए, लेकिन अदालत में जो जज हैं उन्होंने ये टिप्पणी करते हुए जो है इस याचिका को खारिज कर दिया कि उनको ज्यादा समय नहीं दिया जा सकता। एसबीआई समेत कई बैंकों से करीब 9,000 करोड़ रुपए लेकर लंदन भागने वाले शराब कारोबारी विजय माल्या के सिर पर अब बेघर होने की तलवार लटक रही है। लंदन हाईकोर्ट से उन्हें बड़ा झटका लगा, जिसके बाद उन्हें सेंट्रल लंदन में बना अपना आलीशान मकान खाली करना पड़ सकता है। असल में भगोड़े विजय माल्या की कंपनी रोज कैपिटल वेंचर्स ने स्विस बैंक यूबीएस से 2 करोड़ 4 लाख पाउंड यानी भारतीय रुपयों में करीब 207 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था और उसके बदले सेंट्रल लंदन का अपना करोड़ों की कीमत का मकान गिरवी रखवाया था। मई 2019 में कोर्ट ने माल्या के लिए 30 अप्रैल 2020 तक कर्ज चुकाने की समय सीमा तय की थी और तब तक उन्हें मकान अपने पास रखने का अधिकार दिया गया था, लेकिन वो डेडलाइन निकल गई और माल्या ने बैंक को कर्ज चुकाया नहीं।
मगर कोरोना की वजह से ऐसे खास नियम लागू थे कि बैंक विजय माल्या से अप्रैल 2021 तक मकान खाली नहीं करवा सकता था। इसलिए जैसे ही वो तारीख बीती, बैंक पिछले साल अक्टूबर में मकान खाली कराने का ऑर्डर पाने के लिए अदालत पहुंच गया। विरोध जताने के लिए विजय माल्या ने भी कोर्ट में अर्जी दाखिल कर दी और उससे ऑर्डर पर स्टे मांगा। माल्या ने स्टे पाने के लिए आधार यह बताया कि वो तो बैंक का कर्ज चुकाना चाहते हैं, लेकिन बैंक ने ऐसी शर्तें लगा दी हैं कि वो अपने फैमिली ट्रस्ट के फंड से उसका लोन चुका ही नहीं पा रहे। लेकिन अब लंदन हाईकोर्ट की चांसरी डिवीजन ने विजय माल्या के खिलाफ फैसला सुनाया। उसने माल्या की अर्जी ठुकरा दी और कहा कि लोन चुकाने के लिए उन्हें और समय देने का कोई आधार नहीं है, जिसका मतलब यह है कि विजय माल्या लंदन में बेघर हो सकते हैं। देश से भागने के बाद से ही माल्या लंदन में रह रहे हैं, लेकिन वहां भी उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बताया गया कि लंदन में विजय माल्या के पास एक से बढ़कर एक कई महंगी प्रॉपर्टी है और अभी अदालत ने जिस मकान को खाली करने का फैसला सुनाया उसकी कीमत भी करोड़ों पाउंड में। वो मकान लंदन के बेहद पॉश इलाके में आता है। लंदन की लग्जरी बिल्डिंग कॉर्नवॉल टेरेस में बने विजय माल्या के 1819 पते वाले अपार्टमेंट के सामने ही लंदन का मशहूर रीजेंट्स पार्क दिखता है। वहीं दुनिया भर की मशहूर हस्तियों के मोम के पुतलों वाले म्यूजियम मैडम तुसौ में भी माल्या का मकान कुछ मिनट की दूरी पर है। वहां से भी बताया गया कि माल्या के लंदन के इस घर में उनकी 95 साल की मां रहती। स्वागत की एक बात यह कि लंदन हाईकोर्ट ने विजय माल्या को बड़ा झटका तो दिया ही, जज ने अपने फैसले के खिलाफ माल्या को अपील करने की इजाजत देने से भी इनकार कर दिया, जिसका मतलब साफ है कि बैंक अपने नुकसान की भरपाई के लिए विजय माल्या के लंदन के आलीशान मकान पर कब्जे की प्रक्रिया तुरंत शुरू कर सकता है। नेपाल के सुनसरी में चल रहे एक महोत्सव में भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव के नहीं पहुंचने पर लोगों ने जमकर हंगामा कर दिया। खबर है कि नेपाल पुलिस ने कोरोना नियमों का हवाला देकर खेसारी लाल यादव को वहां जाने से रोक दिया, जिस पर महोत्सव में आए लोगों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उन्होंने वहां जमकर हिंसा की। बेकाबू भीड़ ने वहां खड़ी कई गाड़ियों को निशाना बनाया। कोई कारों की छतों पर चढ़कर हंगामा करता दिखा तो कोई इन गाड़ियों के दरवाजों को तोड़ता नजर आया। इससे भी जब इन लोगों का दिल नहीं भरा तो उन्होंने गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रव पर उतारू भीड़ का गुस्सा यही नहीं थमा और उसने वहां बैठने के लिए लगाई गई कुर्सियों को भी चकनाचूर कर दिया। हिंसा की जानकारी मिलते ही नेपाल पुलिस वहां पहुंची, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव ने इस हिंसा पर दुख जताया और उन्होंने इसका ठीकरा आयोजकों पर फोड़ दिया। आज इन लोगों की वजह से लोगों के नजर में मेरी छवि खराब हुई, लोगों के नजर में लगा कि खेसारी लाल यादव आया ही नहीं। इस हिंसा में शामिल लोगों की तलाश नेपाल पुलिस ने शुरू कर दी, जबकि हिंसा में कुछ लोगों के घायल होने की भी खबर है। सौभाग्य की बात है कि कोरोना खतरे को देखते हुए नेपाल पुलिस ने ऐसे आयोजनों पर रोक लगा रखी है, जबकि खेसारी लाल यादव ने बताया कि उन्हें आयोजकों ने इस बारे में बताया ही नहीं तो वो पहले ही मना कर देते। लेकिन जब नेपाल पुलिस को इस कार्यक्रम के बारे में पता चला तो उन्होंने वहां के एक होटल में मौजूद भोजपुरी कलाकार खेसारी लाल यादव को कार्यक्रम में जाने से रोक दिया, जिस महोत्सव में जमकर बवाल हुआ। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने एनडीए गठबंधन में शामिल पार्टियों के साथ मिलकर चुनाव में उतरने का ऐलान किया। अपना दल और निषाद पार्टी, इनके साथ हम इस चुनाव में एनडीए 403 सीटों पर गठबंधन जो हमारा है वो चुनाव लड़ेगा। वहीं अपना दल की अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने दावा किया कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में पिछली बार से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बात आगे बढ़ रही है, थोड़ी सी स्लो मूवमेंट हो रहा है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट है। बहुत जल्दी हम निष्कर्ष पे पहुंचेंगे और बहुत जल्दी सीटों का आंकड़ा भी आपको बताएंगे। बेंगलुरु एयरपोर्ट के नजदीक आसमान में हाल ही में एक बहुत बड़ा हादसा होते होते टल गया, जब इंडिगो एयरलाइंस के 2 विमान उड़ान भरने के बाद हवा में इतने करीब आ गए थे कि उनके बीच टक्कर हो सकती थी। ये घटना इसी महीने की 7 तारीख की बताई गई और इनमें एक विमान बेंगलुरु से कोलकाता के लिए तो दूसरा 5 मिनट के बाद बेंगलुरु से भुवनेश्वर के लिए उड़ा था। लेकिन खबर है कि एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के अधिकारियों और रडार पर निगरानी रखने वाले कर्मचारियों के बीच किसी गलतफहमी की वजह से ये नौबत आ गई थी, जिसके बाद देश में विमानों का संचालन संभालने वाले डीजीसीए ने इसकी जांच के आदेश दे दिए। सौभाग्य की बात यह कि आसमान में जिन 2 विमानों के बीच टक्कर होते होते रह गई, उनमें 400 से भी ज्यादा यात्री सवार थे। गनीमत यह रही कि वक्त रहते दोनों विमानों के पायलट की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने पर घमासान हो गया। मध्य प्रदेश में शराब सस्ती होने पर सियासी बवाल खड़ा हो गया। एक दिन पहले ही शिवराज सरकार ने नई शराब नीति का ऐलान किया था, जिसके तहत देसी और विदेशी शराब की कीमतें घटा दी गई थी, जिस पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने निशाना साधा। किस दृष्टि से बनाई है?
कि लोगों को पिलाओ, हाँ नशे में रखो, ताकि उनको सच्चाई समझ आए। इस हमले का जवाब देने के लिए राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा सामने आए। ये वही कमलनाथ है जो कि महिलाओं के लिए अलग से शराब बेचने वाले थे। दिल्ली के हरिनगर इलाके में एक 4 मंजिला इमारत में आग लग गई। बताया गया कि आग वहां लगे बिजली के मीटरों की वजह से लगी। इसके बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने तुरंत इस आग को बुझा दिया। मुंबई की लोकल ट्रेनों के महिला डिब्बे हाईटेक कैमरों से लैस होंगे। महिला यात्रियों की सुरक्षा को पुख्ता करने के मकसद से मध्य रेलवे लोकल ट्रेनों के सभी महिला डिब्बों में अत्याधुनिक सीसीटीवी कैमरे लगाने की तैयारी में है। 2023 तक सभी महिला डिब्बों को जो लोकल ट्रेनें चलती हैं सीसीटीवी कैमरों से लैस कर दिया जाएगा। इन सभी कैमरों को एक कंट्रोल रूम से जोड़ा जाएगा और हर महिला डिब्बे पर बारीकी से नजर रखी जाएगी। कंट्रोल रूम में उसको देख सकता है, मॉनिटर कर सकता है और कहीं पे भी उनको अगर कोई सस्पेक्टेड मूवमेंट नजर आई तो वो तुरंत जो है एक्शन भी ले सकता है। जापान की टेनिस खिलाड़ी नाओमी ओसाका ऑस्ट्रेलियन ओपन में जीत के साथ तीसरे दौर में पहुंच गई। अब उनका अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया की ऐश बार्टी से होगा। बिहार के पटना से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां कुछ बदमाशों ने एक गहनों के कारोबारी को गोली मार दी, जिस पर लोगों का गुस्सा भड़क गया। इसके बाद घटना से गुस्साए लोगों ने हंगामा करते हुए वहां रास्ता जाम कर दिया और भीड़ में शामिल कुछ लोगों ने बीच सड़क पर आगजनी भी की। सड़क को जैम कर गुस्साई भीड़ ने प्रशासन के खिलाफ खूब नारे लगाए। भीड़ को काबू में करने के लिए वहां पुलिस भी पहुंची और उसने लोगों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उनकी एक न सुनी और वो पुलिस से बहस करने लगे। लोगों ने बताया कि उनके इलाके में दिन दहाड़े लूट और डकैती की घटनाएं हो रही हैं और आरोप लगाया कि इस घटना में भी बदमाशों ने लूट की कोशिश की। लग रहा है देखने में कि लूट का मामला है, ये बाहर को सामान भी छितराया हुआ था। इस बीच जिस शख्स को गोली मारी गई उसकी हालत खतरे से बाहर बताई गई। सौभाग्य की एक बात है कि कारोबारी को गोली मारे जाने की घटना नई नहीं है। इससे पहले भी इस इलाके में लूट के मकसद से कई बार लोगों को इस तरह के हादसों से दो चार होना पड़ा है, लेकिन इस बार दिन दहाड़े हुई गोलीबारी के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया और उन्होंने पुलिस के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर मोर्चा खोल दिया। पंजाब में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीटों पर सहमति बनने की खबर है। सूत्र बता रहे हैं कि सीट बंटवारे के इस नए फॉर्मूले में बीजेपी पंजाब की 117 सीटों में 60 से 62 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है, जबकि कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी को 38 से 40 सीटें दी जा सकती हैं। इसके अलावा सुखदेव सिंह ढींढसा की पार्टी शिरोमणि अकाली दल संयुक्त को 10 से 12 सीटें दी जा सकती हैं, जबकि बैंस ब्रदर्स की लोक इंसाफ पार्टी 2 से 5 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। सौभाग्य की बात यह कि पंजाब में बीजेपी और सहयोगी पार्टियों के बीच सीट बंटवारे पर फंसा पेच सुलझता दिख रहा है। पहले खबर थी कि बीजेपी और कैप्टन के बीच सीट पर बात नहीं बन रही, लेकिन अब विवाद सुलझने की खबर है और माना जा रहा है कि जल्द ही इसका औपचारिक ऐलान हो जाएगा। राजस्थान में कर्ज माफी के वादे के बावजूद किसानों को नोटिस मिलने पर हंगामा खड़ा हो गया। इसकी शुरुआत तब हुई जब कर्ज नहीं चुकाने पर राज्य के कई जिलों के किसानों की जमीन को नीलाम करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई। वहीं न्यूज 18 पर इस खबर को दिखाए जाने के बाद गहलोत सरकार ने जमीन की नीलामी रोक दी, क्योंकि किसानों ने अपनी जमीन को नीलाम होते देख आर पार का मूड बना लिया। दौसा के कुछ किसानों ने तो इस मुद्दे पर आत्महत्या करने तक की चेतावनी दे दी। हमारी जमीन की नीलामी करेंगे तो हम बैंक से कहते हैं कि बैंक हमारे वो करेगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। इस बीच केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस मुद्दे पर ट्वीट करते हुए गहलोत सरकार को निशाने पर ले लिया। बाद में बीजेपी की तरफ से भी हमला बोला गया। राजस्थान के अंदर कर्ज माफी जो कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा 10 दिन के अंदर करने की जो बात कही थी, वो सारी की सारी बात असत्य साबित हुई है। किसानों की जमीन की नीलामी को लेकर मचे बवाल के बाद राजस्थान सरकार को अपना फैसला रोकना पड़ा। जो राशि किसानों की तरफ बकाया निकलेगी उसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। राज्य सरकार की तरफ से बैंकों को भरोसा दिया गया है कि अगर बैंक किसानों के 90% कर्ज माफ करें तो सरकार बाकी बचे 10% का भुगतान कर देगी। सौभाग्य की बात यह कि राज्य सरकार की नई योजना के तहत करीब 3 लाख किसानों के 6,000 करोड़ के कर्ज माफ होने हैं, लेकिन बैंकों को भेजे गए प्रस्ताव के बावजूद कुछ बैंकों ने किसानों की जमीन नीलाम करने के लिए नोटिस भेजना शुरू कर दिया। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत भी दौसा पहुंचकर इन किसानों से मिलने की तैयारी में है। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है पंजाब से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि कांग्रेस छोड़कर आए हरजोत कमल को बीजेपी मोगा सीट से उम्मीदवार बना सकती है। हरजोत कमल इसी सीट से विधायक हैं, लेकिन इस बार कांग्रेस ने वहां से सोनू सूद की बहन मालविका सूद को मैदान में उतार दिया। लिहाजा हरजोत कमल ने पाला बदल लिया और उनको बीजेपी उसी सीट से मैदान में उतारने जा रही है।
इसके अलावा जालंधर से मनोरंजन कालिया, पठानकोट से अश्विनी शर्मा, फाजिल्का से सुरजीत ज्ञानी और फिरोजपुर से राणा गुरमीत सोढ़ी उम्मीदवार होंगे, जबकि सुजानपुर से मौजूदा विधायक दिनेश पर एक बार फिर पार्टी दांव खेल रही है। यतेंद्र फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, तो हरजोत कमल वो सोनू सूद की बहन की वजह से छोड़े कांग्रेस, उन्होंने तो बीजेपी की तरफ से खड़े होंगे अब। देखिए, बिल्कुल सूत्रों का यही दावा है कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति ने प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में इनके नाम पर मोहर लगा दी है। मोगा से हरजोत कमल जो कांग्रेस के सिटिंग एमएलए थे, कांग्रेस ने क्योंकि सोनू सूद जो अभिनेता है उनकी बहन को वहां से टिकट दे दिया, तो इससे नाराज होकर वो बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने इनको वहीं मोगा से अपना उम्मीदवार बना दिया है कि बीजेपी चुनाव समिति, जो केंद्रीय चुनाव समिति, उसने मोहर लगा दी। इसके अलावा पठानकोट से अश्विनी शर्मा जो उनके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष, उनको टिकट दिया। जालंधर से पूर्व मंत्री मनोरंजन कालिया है, फिरोजपुर से राणा गुरमीत सोढ़ी हैं, यानी कि लगभग कई लोगों के नाम पर मोहर लगा चुकी है और माना यही जा रहा है कि 60 से 62 सीटों पर बीजेपी पंजाब में चुनाव लड़ेगी, बाकी सीटों पर सहयोगी दल चुनाव लड़ेंगे। ऐसे ही खन्ना से गुरप्रीत भट्टी, जालंधर वैसे महेंद्र भगत को टिकट फाइनल कर दिया गया है। जी, शुक्रिया यतेंद्र आपका। गुजरात के सूरत में यात्रियों को ले जा रही एक एसी बस में अचानक आग लगने से एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक यात्री गंभीर रूप से झुलस गया। बताया गया कि बस में यह आग एसी का कंप्रेसर फटने से लगी, जिसने देखते ही देखते पूरी बस को अपनी जद में ले लिया। बीच सड़क लपटों में घिरी इस बस को देखकर वहां से गुजर रहा हर शख्स खौफ से भर गया, जिनमें कुछ तो आग बुझाने की कोशिश करते दिखे, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। बताया गया कि यह बस यात्रियों को लेकर सूरत से सौराष्ट्र जा रही थी, तभी रास्ते में एसी का कंप्रेसर फटने से उसमें आग लग गई, जिसने पहले बस के अगले हिस्से को अपनी गिरफ्त में लिया और फिर कुछ ही मिनटों में पूरी बस आग के गोले में तब्दील हो गई। बस से उठने वाला काला धुआं भी पूरे इलाके में फैल गया। आनंद फानंद में वहां से गुजर रहे ट्रैफिक को रोक दिया गया, मगर कुछ लोग अपनी जान पर खेलकर बस में फंसे लोगों की मदद करते दिखे। ये घटना एक फ्लाईओवर के नीचे हुई, जिसे देखने के लिए सड़क के नीचे और फ्लाईओवर के ऊपर लोगों की भारी भीड़ नजर आई। इस दौरान कुछ लोगों ने अपने मोबाइल से इस घटना का वीडियो भी बनाया। कब कहां किसी की भी अर्जियां समझती हैं, कब कहां किसी की भी अर्जियां समझती हैं, बिजलियां गिराना बस बिजलियां समझती हैं। सौबात की एक बात कही बेखबर ने, फ्लैट कल्चर आया है जब से अपने शहरों में रोशनी की कीमत सब खिड़कियां समझती हैं। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा